तो आज की ये जो मूवी है ना, इसमें हमें 9 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें हमें हॉरर, ज़ॉम्बी, एनिमेशन, फैंटेसी और कुछ दिल दहलाने वाली शॉर्ट डार्क स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जिसके बीच एक मेन प्लॉट को डालने की भी कोशिश की गई है। बाकी हर शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं आपको उसके पीछे की मीनिंग और मोरल्स भी समझाने की कोशिश करूंगा। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस बेहतरीन एंथोलॉजी फिल्म को। मूवी की शुरुआत में हम ब्रैंडन नाम के एक क्लाउन को देखते हैं, जो कि अपने एक शो के दौरान अपनी ऑडियंस को अपनी वाइफ फिलिपा के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उसकी वाइफ काफी ज्यादा खूबसूरत थी, यहाँ तक कि उसके दोस्तों और रिश्तेदारों का मानना था कि ब्रैंडन काफी ज्यादा लकी है जो उस जैसे अजीब इंसान को इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली। हालांकि ब्रैंडन अपनी जिंदगी से काफी खुश था, पर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ फिलिपा का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर चल रहा था, जिस बारे में जब उसने उससे पूछना चाहा तो फिलिपा ने उसको डाइवोर्स देकर उस आदमी से शादी कर ली जिससे वो प्यार करती थी। और शायद यही बात थी कि ब्रैंडन के अंदर गुस्सा और दुख भरा हुआ था। और अब यहाँ पर ब्रैंडन एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसकी शुरुआत में हम एक हैदर नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे लाइव शो के दौरान पोजेस्ड होने की एक्टिंग करनी थी, जिस दौरान फादर क्लांस उसका नकली एग्जॉर्सिज्म करेंगे और उनके इस एक्ट को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मतलब कि ये एग्जॉर्सिज्म पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होने वाला था, जिसे लोगों के सामने रियल एग्जॉर्सिज्म की तरह दिखाया जाना था। और शायद यही वजह थी कि दुनिया भर से कई सारे लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। इसीलिए फादर और एक दूसरा आदमी जल्दी से कैमरा वगैरह सेट कर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, जिस दौरान फादर क्लांस हैदर का फेक एग्जॉर्सिज्म करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जल्द ही सारी चीजें काफी अजीब होती जा रही थी, क्योंकि हैदर के एक्सप्रेशन के साथ साथ उसकी आवाज वगैरह भी बदल चुकी थी, और साथ ही वो अब किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही थी। मतलब कि यहाँ सचमुच में किसी इवल फोर्स ने उसे पोजेस कर लिया होता है, जिससे जब डरा हुआ क्लांस बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे बताती है कि वो असल में एक डीमन है, जो कि जल्द ही अपनी संख्या बढ़ाने वाली है। और ये देखकर क्लांस भी समझ चुका था कि वो सच में किसी इवल फोर्स से पोजेस्ड है। इसीलिए वो एक किताब की मदद से उसका रियल एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, जिस लाइव स्ट्रीम को देख रहे लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे। और फादर के एग्जॉर्सिज्म शुरू करते ही हैदर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिसे फादर और एक दूसरा आदमी रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी अफरा तफरी में कैमरा सडनली ऑफ हो जाता है, जिसके ऑफ होते ही लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। और अब यहाँ पर शॉकिंगली ये होता है कि हैदर भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। और इस शो के क्रिएटर इस लाइव स्ट्रीम से काफी खुश थे, क्योंकि काफी लोगों ने इस लाइव स्ट्रीम को देखा था। लेकिन इसी बीच हमें वो सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। वो सभी अब पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुके थे, जिसे हम समझ पाते हैं कि हैदर के अंदर के उस डीमन ने ऐसी बात क्यों की थी, क्योंकि वो इस शो के जरिए एक साथ कई सारे लोगों को पोजेस करना चाहता था, जो कि पोजेस होते ही अपने आसपास के बाकी लोगों की जान लेने लगते हैं। और इसी के साथ ये पहली स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इस कहानी के मोरल की बात करें तो उसे आप सभी लोग समझ गए होंगे। हालांकि मेरे हिसाब से इस कहानी में ये दिखाया गया है कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा सीरियस और रियल रहना चाहिए। जिसके बाद ब्रैंडन फादर के कपड़ों में ऑडियंस से कहता है कि कुछ लोग अपने काम को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि उसे पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई साइको किलर ही क्यों ना हो। और उसकी इसी बात के साथ शुरुआत होती है अगली कहानी की, जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया गया। हालांकि उसका नाम ड्रज होता है, जो कि कुछ कॉस्मेटिक हथियारों के साथ साथ अपना हेलमेट भी बनाता है। मतलब कि ये एक किलर है जो कि अपने शिकार पर निकल जाता है। इसी बीच हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की अकेली होती है, जिसका नाम मिया होता है। अब तभी मिया को उसके बॉयफ्रेंड डेव का कॉल आता है, जो कि जैसे ही ये सुनता है कि मिया आज घर पर अकेली है तो वो तुरंत उसके घर आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हम डेव की फीलिंग को समझ सकते हैं, और उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भगवान से ज्यादा देर तक देखी नहीं गई, क्योंकि जैसे ही वो वहां आकर मिया से मिलता है कि तभी वो किलर बिना देरी किए उसकी जान ले लेता है। जिसे इस तरह से मरता हुआ देख मिया तुरंत घर के अंदर भागती है, जिसके पीछे वो किलर भी अंदर आ जाता है। जिसे घर के अंदर आता हुआ देखकर मिया चुपचाप एक जगह पर छुपकर बैठ जाती है। यहाँ किलर के हथियारों को देखकर मुझे बार बार प्रेडेटर मूवी की याद आ रही थी। अब मिया किसी तरह से दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर ड्रज उसे भागते हुए देख लेता है और वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिस वजह से वो लड़की घायल हो जाती है। हालांकि फिर भी वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रज बखूबी निशाना लगाकर उसे भी मार डालता है। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इस स्टोरी के थ्रू मेरे हिसाब से शायद ब्रैंडन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो भी इसी तरह से अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को जान से मारना चाहता था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। इस तीसरी कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें
हमें हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज दिखते हैं, जो सब किसी न किसी तरह अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसानों को नोच नोच कर खा रहे थे। इन्हीं में से हम एक ज़ॉम्बी ग्रुप को देखते हैं जो कि एक लाश को खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की आती है जो कि शायद अभी हाल ही में ज़ॉम्बी बनी थी, क्योंकि उसकी हालत सभी ज़ॉम्बी से काफी बेहतर थी, पर भूख तो उसे भी लगी थी। इसीलिए वो भी उस लाश के पास खाने के लिए आती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज किसी डॉग की तरह उसे डराकर वहाँ से दूर कर देते हैं। उसी वक्त उनमें से एक ज़ॉम्बी की नजर उस लड़की पर पड़ती है और उसे देखते ही न जाने ज़ॉम्बी को क्या हो जाता है, वो उस लड़की को एक मांस का टुकड़ा नोचकर खाने के लिए देता है, जिसे पाकर वो लड़की अपना पेट भरती है। फिर वो चुपचाप उसी ज़ॉम्बी के साथ वहाँ से आगे चली जाती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी उस छोटी लड़की को झूला वगैरह झुलाने लग जाती है, जो चीज वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। और जब वो उसे झूला झुला रही होती है कि तभी वो छोटी लड़की नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ की हड्डी टूटकर बाहर निकल आती है, जो देखकर वो मेल ज़ॉम्बी उस हड्डी को अंदर की तरफ पुश कर उसे सही कर देता है। इसके बाद दोनों जब यूं ही सड़क पर साथ में जा रहे होते हैं कि तभी एक इंसान मेल ज़ॉम्बी के सर पर गोली चलाकर उसे मार देता है, क्योंकि वो अपने परिवार को उनसे बचाना चाहता था। हालांकि जब फीमेल ज़ॉम्बी मेल ज़ॉम्बी को गोली लगते हुए देखती है तो वो खुद उसके सामने रोते हुए आकर खड़ी हो जाती है, जिसे जब वो आदमी शूट करने जा ही रहा होता है तो उसकी अपनी बेटी उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि हमारी ही तरह उसको भी अब तक समझ आ चुका था कि ये दोनों ज़ॉम्बीज असल में फादर और डॉटर हैं। यही वजह थी कि मेल ज़ॉम्बी अपनी बच्ची को पहचान कर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का हर सिचुएशन में साथ देते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। अब इस कहानी के बाद हमें फिर से ब्रैंडन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ॉम्बी गेटअप में था। वो ऑडियंस से बात करते हुए उन्हें बताता है कि फिलिपा कभी भी कंसीव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसका फिगर खराब हो जाएगा और वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। मगर जब उसने ब्रैंडन को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली तो अगले 2 सालों के बाद वो एक बच्ची की माँ बनी। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन ब्रैंडन को धोखा देने का था। यहाँ अपनी बात खत्म कर वो एक फनी टाइप की स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बीवी उसे पूरी तरह से कंट्रोल करती थी। अब असल में यहाँ पर डॉक्टर्स के मुताबिक इस आदमी की अगले 24 घंटों में मौत होने वाली है, इसीलिए उसकी बीवी इस फ्यूनरल को बहुत ही ग्रैंड बनाना चाहती थी, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड के लिए फ्यूनरल में पहनने के लिए एक सूट डिसाइड भी करती है, और साथ ही वो अपने हस्बैंड की शेप भी कर देती है, जो कि सब चीजें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ रहा था। और फिर जल्द ही वो दिन आ जाता है जब उस आदमी की मौत हो जाती है और उसका फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर वो लोग भी मौजूद थे जो लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही सब बाहर आते हैं वो आदमी अचानक से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ और मदर बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि वो जिंदा है तो ना तो ये ग्रैंड फ्यूनरल हो पाएगा और उनकी इज्जत भी अलग से जाएगी। इसीलिए अब दोनों मिलकर उस आदमी को मारने के लिए कई सारे अलग अलग कोशिशें करती हैं, जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती हैं। पर किसी तरह से वो आदमी मर ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो वो अमर हो गया हो। और यहाँ पर उसकी माँ और बीवी भी बुरी तरह से थक चुकी थी, इसीलिए उसकी मॉम उसे एक जोरदार तमाचा लगाती है, जिससे कि वो आदमी उसी वक्त मर जाता है। और सच में ये सीन दोस्तों मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा फनी लगा था। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी दोबारा से जिंदा हो जाता है, इसीलिए अब उसे जिंदा ही कॉफिन में डालकर दफना दिया जाता है। इस कहानी के जरिए शायद ब्रैंडन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया तो वो चाहकर भी अपनी जान नहीं ले पाया। हालांकि अगले ही पल एक नई कहानी शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कई सारे लोग किसी बारिश की तरह आसमान से गिर रहे होते हैं। अब असल में इन सभी लोगों को यूएस से बाहर फेंका जा रहा था, और जब वो लोग एकजुट हो जाते हैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए एक आदमी जो कि किसी मिनिस्टर की तरह लग रहा था, वो एक बड़ी सी रोबोटिक मशीन में बैठकर वहां आते ही सभी को मारना शुरू करता है, जिस चीज से बचने के लिए लोग गॉड से उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। और उनके ऐसा करते ही आसमान से एक अजीब सा शिप आता है, जिसके अंदर से एक मुर्गा बाहर निकलता है, जो कि इतना ताकतवर होता है कि वो उस मशीन को मार गिराता है, और इस वजह से उसके अंदर बैठे मिनिस्टर की भी मौत हो जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अब स्टोरी के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई है जो कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अगर आपको इसकी मीनिंग या इसके पीछे का मोरल समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद ब्रैंडन अगली स्टोरी किसी डेथ नाम के शख्स की सुनाता है, जिसका एक बच्चा भी होता है, जिसे हम लिटिल डेथ कहकर बुलाएंगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि लिटिल डेथ एक आम बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था और उसे कार्टून देखना भी काफी पसंद होता है, लेकिन यहाँ पर उसके फादर उसे वॉल पेंटिंग करने का काम देकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि उनके जाते ही वो सारा काम छोड़कर वापस से कार्टून देखने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम
डेथ को देखते हैं जो कि अर्थ पर मरने वाले लोगों की डेथ रिकॉर्ड रखने का काम करता था, जिस दौरान उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें दूसरों ने मार दिया था, तो कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से, और बाकी हॉस्पिटल में अपनी मौत मर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो इन सभी की डेथ का रिकॉर्ड नोट करता है। इधर लिटिल डेथ एक कार्टून में एंजल को किसी बच्चे को बचाता हुआ देखकर वो भी एंजल बनने का डिसाइड करता है, और यहाँ पर वो अपना हुलिया किसी एंजल की तरह बना लेता है। पर अब तक यहाँ पर शाम हो चुकी थी और डेथ वापस आकर अपने बेटे को ऐसा देखकर उसे गुस्से में काफी मारता है, लेकिन लिटिल डेथ फिर भी एक एंजल बनकर लोगों की जान बचाने के लिए निकल जाता है। फिर वो अर्थ पर पहुंचकर एक बीफ फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक गाय को वहाँ पर कैसी बुरी तरह से मार दिया जाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगली गाय की जान को बचाएगा। यहाँ वो उस गाय को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है और उसे आजाद कर देता है। हालांकि जब वो ये सोच ही रहा होता है कि उसने कितना अच्छा काम किया कि तभी अचानक से उस गाय की टक्कर एक कार से हो जाती है, जिससे उस गाय समेत उस कार में बैठे कपल मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका एक बच्चा होता है जो कि बच गया था, और उसे रोता देख लिटिल डेथ को उस पर दया आ जाती है। इसीलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए उस कपल की सोल को पकड़कर जबरदस्ती उनकी बॉडी में डाल देता है, जिससे वो जिंदा तो हो जाते हैं, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जो कि मिलकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को भी ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। और लिटिल डेथ को समझ आ गया था कि उसके हाथों काफी बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि शायद होनी को किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। अब वो अपने किए पर दुखी हो ही रहा होता है कि तभी उसके फादर वहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर देते हैं, और फिर वो लिटिल डेथ को डांटने की बजाय उसके साथ एक थीम पार्क में जाते हैं, जहाँ जिस रोलर कोस्टर में वो राइड ले रहे होते हैं उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर डेथ और लिटिल डेथ को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर डेथ के कहने पर अब लिटिल डेथ भी अपने फादर के काम में उनका हाथ बटाने में लग जाता है, जिसके साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, इस स्टोरी के जरिए हमें ये बताया गया है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपीरियंस की वजह से सही और गलत के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से पता होते हैं। और शायद यहाँ पर ब्रेंडन ये बताना चाह रहा था कि उसके फादर ने उसे किसी और कैरियर को परस्यू करने को कहा होगा, लेकिन उसने अपने मन की सुनी, जिस वजह से आज वो उस मुकाम पर नहीं है जहाँ शायद वो पहुंचना चाहता था, और शायद उसकी इसी नाकामी की वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। खैर, इसके बाद हमें अगली कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हम स्पेस में एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को देखते हैं, जो कि शायद स्पेस स्टेशन तबाह होने के कारण स्पेस में फ्लोट करती जा रही थी। यहाँ कुछ ही देर में उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था, और वो चाहकर भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसे अपने सामने एक ब्लैक होल देखने को मिलता है, जिसके अंदर ना चाहते हुए भी वो खींची चली जाती है। और जब वो ब्लैक होल के अंदर में पहुंचकर देखती है तो वहाँ उसे कई और उसके जैसे एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। इस कहानी से ब्रेंडन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ ऐसा नहीं बचा जिसके लिए वो जिंदा रहे, इसीलिए वो अब इस लाइफ के ब्लैक होल में एंडलेसली सिर्फ भटक रहा है। इसीलिए अब वो एक फैसला लेता है, जिसे हमें यानी कि ऑडियंस को बताने के लिए वो एक साइको किलर की स्टोरी सुनाता है, जो कि किसी तरह की मशीन को रिपेयर कर रहा होता है, और फिर वो एक शावर के नीचे जाकर ब्लड से नहाता है। और इसके बाद कैमरा दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने एक लड़की की लाश से पंप मोटर को कनेक्ट किया हुआ था, जिसके अंदर से पाइप सीधा उस शावर से कनेक्ट था, जिससे वो किलर ब्लड बाथ ले रहा होता है। और उसी की बगल में हम एक और जिंदा लड़की को पिंजरे में कैद देखते हैं, जो कि काफी डरी हुई थी। मतलब कि अब यहाँ पर अगला नंबर उसी का था, जिसके साथ ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्टोरी का मतलब और कनेक्शन मैं आपको अगली स्टोरी में समझाऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों अगली स्टोरी खुद ब्रेंडन की होती है, जिसमें वो अपनी वाइफ फिलिपा के घर जाता है, जिसने की अब तक दूसरी शादी कर ली होती है। और वहाँ पर पहुँचते ही ब्रेंडन सबसे पहले उसके पति को मार डालता है, और फिर जब फिलिपा घर आती है तो वो उस पर भी कोई दया नहीं दिखाता। यहाँ हम देख पाते हैं कि ब्रेंडन किसी पागल की तरह चाकू से फिलिपा पर तब तक वार करता है जब तक कि वो खुद थक नहीं जाता, जिससे उसका पूरा फेस फिलिपा के ब्लड से ढक जाता है। और हम समझ पाते हैं कि वो ब्लड शावर वाली स्टोरी ब्रेंडन ने क्यों सुनाई थी, क्योंकि वो भी इस स्टोरी के किलर की तरह अपनी वाइफ के ब्लड में नहाना चाहता था। और अब ब्रेंडन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक आखिरी स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें ढेर सारे लोग एक सर्कस शो को देखने के लिए आ रहे होते हैं, जिसका नाम द लास्ट शो होता है। अब यहाँ पर एक क्लाउन एक बच्चे की तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जिसे वो बच्चा कैच कर लेता है, क्योंकि वो इसे एक नकली बॉम्ब समझ रहा था। पर वो बॉम्ब देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद शुरू होता है मौत और कत्लेआम का असली सिलसिला, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी क्लाउन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें काफी सारा ब्लड देखने को
मिलता है कि तभी एक लड़की हिम्मत करके सभी क्लाउन्स को मारने लगती है, जिससे हमें लगता है कि वो शायद यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएगी, मगर उसे भी एक क्लाउन पीछे से मार डालता है और इसी के साथ ये स्टोरी और मूवी दोनों यहीं पर एंड हो जाती हैं। यहाँ आखिरी कहानी से भी हम साफ साफ समझ पाते हैं कि ब्रैंडन, जो कि एक सर्कस में काम करता था, वो आज के शो में आने से पहले अपनी वाइफ को मार कर आया था, जिसने उसे धोखा दिया था और इसका बुरा असर उसके दिमाग पर भी पड़ा होता है। इसी वजह से उसने शायद आखिर में वहां पर मौजूद सारी ऑडियंस को भी ब्रूटल तरीके से मार डाला, जो कि हमें किसी कहानी की तरह ही दिखाया गया। बाकी आप सभी का क्या सोचना है इस मूवी और इसकी स्टोरी के बारे में, वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।